नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने संगठन में अनुशासन और एकजुटता बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने साफ कर दिया है कि स्थानीय संगठन को विश्वास में लिए बिना कांग्रेस के बैनर तले कोई भी कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। बिलासपुर समेत कई जिलों में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद कुछ नेताओं द्वारा अपने स्तर पर आंदोलन, धरना प्रदर्शन और ज्ञापन किए जाने की शिकायतें पीसीसी तक पहुंची थी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी से एक निर्देश आया है सभी हमारे कांग्रेस जनों के लिए, वो मेरे ऊपर भी लागू होता है कि अनुशासन बनाए रखना है। कोई भी धरना प्रदर्शन, आंदोलन, घेराव, ज्ञापन जो है वो जिला अध्यक्ष जी को और प्रदेश कमेटी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को अवगत करा के ही करें। क्या होता है, बहुत सारे मुद्दों में आंदोलन करना पड़ता है, लेकिन अगर संगठन को पता रहे, पार्टी को पता रहे, तो वो आंदोलन और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर यह सर्कुलेशन आया हुआ है, जो कि सभी हमारे वरिष्ठ जनों के लिए, हम लोगों के लिए, NSY यूथ कांग्रेस, कांग्रेस के लिए, सभी के लिए लागू होता है। एक अनुशासन बना रहे और सिस्टमेटिकली अनुशासित ढंग से पार्टी काम करे, प्रदर्शन करे, ज्ञापन, घेराव करे, इसलिए वो आया हुआ। बिलासपुर शहर के व्यापार विहार स्थित FCI गोदाम से उठ रही तेज दुर्गंध ने आसपास के व्यापारियों की परेशानी बढ़ा दी है। स्थानीय व्यापारियों का आरोप है कि गोदाम में रखा बड़ी मात्रा में चावल लगातार हुई बारिश के कारण सड़ गया है, जिससे पूरे इलाके में असहनीय बदबू फैल रही है। बदबू के चलते व्यापारियों के साथ साथ ग्राहकों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि गोदाम से उठ रही दुर्गंध के कारण दुकानों में बैठना मुश्किल हो गया है। उनका आरोप है कि लंबे समय से समस्या बनी हुई है, लेकिन समय पर प्रभावी कार्यवाही नहीं होने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। देखिए, बीच में बारिश हुई थी, उसके बाद बहुत बदबू आ रही थी। हमारे FCI गोदाम थे, वो बाउंड्रीवाल से लगे दुकान है, उनकी मेरे पास शिकायत आई थी। दीपक आलू भंडार वाला और मैं कल खुद हम लोग FCI गोदाम गए थे। वहाँ पर जो डिपो प्रबंधक हैं अनूप कुमार जी, उनसे मेरी वार्ता हुई है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम एक्चुअली क्या था, जब अभी 17 तारीख को जो पानी गिरा था, तो पानी भर गया था गोदाम में, तो जो नीचे की छलियाँ हैं चावल की, वो सड़ गई है। उन्होंने बोला सर अभी बहुत सारा माल है, ऊपर की छली उठ रही है, उसको उठने के बाद जो खराब माल है उसको हम बाद में निकलवाएंगे। और मेरे को उन्होंने अच्छे रिस्पांस भी दिया और मेरे को आश्वासन भी दिया है। और कल उसके बाद वो आए भी थे, हमको बुलाया भी वहाँ पर। इससे उन्होंने बोला कि बहुत चावल सड़ा हुआ पड़ा है, उसको हम 2-4 दिन में निकाल देंगे, और आश्वासन दिया उन्होंने। तो हम बोले ठीक है भाई, बाकी बदबू तो बहुत आ रही है वहाँ पर, आदमी खड़ा नहीं पा रहे, इतनी बदबू आ रही है। अभी भी वो वैसे ही हाल है कि कुछ सुधार आया है आपको? नहीं सर, हम कल ही उनके पास गए थे, और उन्होंने हमको 2-4 दिन का समय मांगा कि हम 2-4 दिन में इसको ठीक कर देंगे। नहीं करेंगे तो फिर उनके जो और बड़े अधिकारी हम उनसे मुलाकात करेंगे। उन्होंने यही हमको भरोसा दिलाया कि जो नीचे चावल सड़ गया है ना, ऊपर का चावल जो फ्रेश है उठेगा, उसके बाद नीचे का चावल उठा लेंगे। अब लाखों रुपए का चावल की बर्बादी हो सकती है। जी, चावल तो बहुत सड़ गया वहाँ पर। देखिए, पानी गिरा है, हमारे व्यापार में भी बहुत पानी घुसा था, कई दुकानों में नुकसान हुआ है। तो प्राकृतिक आपदा है। अब देखिए, उसके बाद उन्होंने हमें जो भरोसा दिया, हम उसी आधार पर बोल रहे हैं। बाकी अगर नहीं देंगे तो फिर हम बड़े अधिकारियों से मिलेंगे और उनको मांग करेंगे। भाई, बदबू वहाँ जाके देखिए तो आदमी खड़ा नहीं हो पा रहा, इतनी बदबू आ रही है, क्योंकि नीचे का चावल पूरा सड़ चुका है। वो बिलासपुर शहर के बीचों बीच बहने वाली अरपा नदी में जल भराव के लिए बनाए गए पचरी घाट और शिव घाट बराज अब बनकर तैयार हैं, लेकिन नदी का पानी फिलहाल यूं ही बहकर निकल रहा है। मौजूदा समय में अरपा नदी में तेज जल प्रवाह है। ऐसे में अगर बैराज के गेट बंद किए जाएं तो महज 24 घंटे से भी कम समय में नदी में पर्याप्त पानी जमा हो सकता है। हालांकि सिंचाई विभाग के मुताबिक शिव घाट की ओर गेट बंद करने पर किनारों में पानी घुसने की आशंका है। यही वजह है कि रिटेनिंग वॉल का काम अभी जारी है और पूरी तरह पूरा नहीं हुआ है। विभाग का कहना है कि अरपा में अक्टूबर के अंत तक जल प्रवाह बना रहता है। ऐसे में काम पूरा होने के बाद बैराज में पर्याप्त पानी का भंडारण किया जा सकता है। ये भी एक महत्वाकांक्षी योजना थी कि अरपा के पानी को रोका जाए और जो ड्राई क्षेत्र हैं, तखतपुर, कोटा और बेलतरा के गांव आते हैं, बिल्हा के गांव आते हैं, उन क्षेत्रों में नहर के द्वारा अरपा का पानी दिया जाए। लेकिन इसे भी ये सरकार पूरा करने में नाकाम है। क्यों ये किसानों के विरोधी हैं, मुझे समझ नहीं आता। जबकि किसान देश के अन्नदाता हैं, उन्हीं के उपज से पूरे देश में, प्रदेश में खाद्य की कमी नहीं होती है। लोगों को चावल, गेहूं, दाल ये सब मिलता है, लेकिन फिर भी ये सरकार किसानों के प्रति उदासीन है।
इसे भी जल्दी दुरुस्त करके अरपा भैंसाजार का जो पानी है वो किसानों के लिए जाए, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। इसको भी करने में नाकाम है। हम चाहते हैं कि इसे भी जल्द पूरा करें और किसानों को जो एक फसल लेते हैं वो 2 फसल लेने के लायक बने, जिनकी किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और खदान की पैदावार भी होगी। ईडी और सीबीआई के कथित दुरुपयोग के विरोध में शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने राजीव गांधी चौक के पास धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्री कुमार शंकर मेनन ने किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार लगातार राष्ट्रीय जांच एजेंसियों ईडी और सीबीआई का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। जांच एजेंसियों की कार्यवाही के जरिए विपक्षी नेताओं को डराने और दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि आए दिन सीबीआई, ईडी और ईओडब्ल्यू की कार्यवाही की खबरें सामने लाकर नेताओं की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, संदेश एक ही है जी, मनमोहन सिंह जी की चारों तरफ पोस्टर लगी हुई देखिएगा। मनमोहन सिंह जी ने बोला है कि इतिहास मेरे समकालीन मीडिया या विपक्षी दलों की तुलना में अधिक दयालु होगा। वो तब बोला है मनमोहन सिंह जी ने, जो एक महान अर्थशास्त्री थे जिन्होंने देश को बचाया था ऐसे दौर में जब पूरे विश्व के अंदर में रिसेशन चल रहा था, अमेरिका के अंदर में बैंक बंद हो रहे थे, मॉल बंद हो रहे थे, नौकरियां जा रही थी। भारत के अंदर में एक नौकरी नहीं गई है, एक सरकारी नौकरी नहीं गई है। मनमोहन सिंह जी महान अर्थशास्त्री, उन्होंने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को संभाला। उनको बदनाम करने के लिए 2G, 3G, 4G, स्पेक्ट्रम, कोलगेट, कॉमनवेल्थ गेम, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, स्विस बैंक, क्या क्या नहीं बोला गया था। और ऐसे लोगों ने बदनाम करने का प्रयास किया जिन लोगों ने 12 साल इस सरकार के बनने के बाद एक भी मामले पर कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, एक भी मामले में कोई साबित नहीं कर पाए। कोई कांग्रेस के एक नेता के पास 1 रुपया नहीं मिल पाया। 1 लाख 2 लाख करोड़ की बात दूर की बात है। और इनकी नीति बन चुकी है, चाहे वो हेमंत सोरेन की सरकार हो झारखंड में, चाहे वो ममता बनर्जी की सरकार हो, चाहे वो स्टालिन की सरकार हो, चाहे केजरीवाल की सरकार हो। हर विपक्ष के नेता को, कांग्रेस के नेता को बदनाम करने के षड्यंत्र लोग करते हैं, लेकिन इनका मामला कहीं भी टिक नहीं पाता है। इसलिए विरोध करने के लिए सड़क पर आगे लड़ाई लड़ी जा रही है कि छत्तीसगढ़ के अंदर में भी 50-60 करोड़ के एक मामले को लेकर एक मामला बनाया गया, जिस मामले में ऑलरेडी लोगों को जमानत मिल चुकी है। राम गोपाल जी को फिर ईओडब्ल्यू, कभी ईडी ये करती है केस, और आप देखिएगा कुछ दिन बाद वही मामला झूठा साबित होगा। तो सिर्फ राजनीतिक रूप से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि जेनजी द्वारा जिस प्रकार दिल्ली के अंदर में नाक रखड़ाई गई केंद्र सरकार की और मुद्दों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर चर्चा की गई, विरोध किया गया, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को घुटने टेकने पड़े। 20 दिन से संसद के अंदर वो आ नहीं पा रहे हैं। इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मामले ला के प्रयास किया जा रहा है कि लोग भटक जाएं, लेकिन अब जनता भटकने वाली है, सबको समझ में आ गया है। ये सरकार अब चलने वाली है झूठ और झूठे आरोपों के ऊपर, झूठे नारों के ऊपर ये चलने वाली सरकार है। इसलिए जल्द से जल्द अब सड़क पर आकर लोग लड़ाई लड़ेंगे, हम उनका साथ देने के लिए ये सब कर रहे हैं। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम 1 दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बहुचर्चित सर्पदंश मुआवजा फर्जीवाड़ा मामले में बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब इस पूरे मामले की जांच आर्थिक अपराध की जांच में विशेषज्ञ एजेंसी करेगी। डीजीपी ने कहा कि अब तक की जांच में बिलासपुर पुलिस ने सराहनीय कार्य किया है और मामले में 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि अब इस प्रकरण की जांच एक्सपर्ट एजेंसी करेगी। बता दें, सर्पदंश के मामले में 431 से प्रकरण की जांच की जाती है, जिसके बाद 17 एफआईआर दर्ज होती है। वहीं 21 लोगों की गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये पूरा खेल 17 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी राशि में फर्जीवाड़ा का बताया जा रहा है। ये मामला अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। प्रारंभिक जांच में शामिल लोगों पर कार्यवाही हो चुकी है। वहीं अब आगे की जांच में बड़े स्तर पर जुड़े लोगों की भूमिका भी सामने आ सकती है। बिलासपुर पुलिस ने जो केस उनके सामने आया उसको ईमानदारी से और पारदर्शी ढंग से उसकी तफ्तीश की है, और चूंकि वो एक बड़ा मसला है इसलिए उसका फिलहाल जो विवेचना है उसके आगे की, उसको हम लोगों ने अनुशंसा की है कि वो एक एक्सपर्ट एजेंसी से कराई जाए जो आर्थिक अपराधों की विवेचना के लिए ज़्यादा सक्षम है। विश्रामपुर में देशभक्ति का ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने पूरे शहर को राष्ट्र प्रेम के रंग में रंग दिया। सड़कों पर लहराता विशाल तिरंगा, गूंजते भारत माता की जयकारे और देशभक्ति के जज्बे के साथ कदम से कदम मिलाते हजारों लोग। मौका था स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य तिरंगा यात्रा। हनुमान मंदिर विश्रामपुर नगर पंचायत परिसर से दोपहर करीब 4 बजे तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई। हाथों में तिरंगा थामे बड़ी संख्या में लोग
इस यात्रा में शामिल हुए। यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण रहा करीब 225 फीट लंबा विशाल राष्ट्रीय ध्वज, जिसे लेकर लोग देशभक्ति के उत्साह के साथ आगे बढ़ते नजर आए। यह यात्रा हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे पूरे भारत में यह तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है। नगर पंचायत विश्रामपुर की यात्रा हनुमान मंदिर परिषद से पुष्प वाटिका तक आज हम लोग तिरंगा यात्रा लेकर आए हैं और यह तिरंगा यात्रा हमारे देश की आन बान और शान है। हमें आज़ादी कैसे मिली, हमारे वीर शहीद लोगों को याद करने का ये सब अवसर है। हम इसे कैसे अक्षुण्ण बनाए रखेंगे, हम सबको मिलके देश के हित के बारे में सोचना है। देखिए, आज नगर पंचायत विश्रामपुर इस तिरंगा यात्रा में हम सब लोग यहाँ पर शामिल हुए और यह तिरंगा यात्रा हनुमान मंदिर से निकल करके पुष्प वाटिका और यहाँ पुष्प वाटिका में समापन हो रहा है। ये तिरंगा यात्रा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, उनका विचार है कि तिरंगा यात्रा हर गांव में हर व्यक्ति तक पहुंचे। और ये तिरंगा यात्रा वैसे तिरंगा झंडा नहीं है, ये हमारे देश का आन बान शान के प्रतीक चिन्ह है। इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी इस तिरंगा यात्रा को गांव के एक एक व्यक्ति, आने वाले जो हमारी पीढ़ी है, वो पीढ़ी जाने कि हमारा देश का आन बान शान का प्रतीक चिन्ह है। इसको बताने के लिए उद्देश्य से गांव-गांव तक हम लोग इस तिरंगा यात्रा को लेकर के जा रहे हैं। आज इसी कार्यक्रम में नगर पंचायत के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी और सभी सम्मानित जन ने, यहाँ के हमारे माता बहन सभी लोग, युवा साथी लोग उपस्थित होकर के इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाए। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम लोग यहाँ होंगे 200-250 होंगे तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। हमारे विधायक जी भी आ गए हैं। बिलासपुर में सिंधी युवक समिति ने एक बार फिर मनीष लोहरानी पर भरोसा जताया है। समिति की बैठक में उन्हें वर्ष 2026 से 2028 तक के लिए सर्वसम्मति से दोबारा अध्यक्ष चुना गया। उनके निर्विरोध चयन से सिंधी समाज में खुशी की लहर है। सिंधु विद्या मंदिर सिंधी कॉलोनी में आयोजित बैठक में समिति के पिछले 2 वर्षों के आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। इसके बाद पदाधिकारियों ने अपना इस्तीफा चुनाव अधिकारी अमर बजाज को सौंपा। चुनाव अधिकारी अमर बजाज और मनोहर खटवानी की मौजूदगी में सभी सदस्यों की सहमति से मनीष लोहरानी को पुनः अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष बनने के बाद मनीष लोहरानी ने कहा कि वे सिंधी समाज की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे और सभी को साथ लेकर समाज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि मनीष लोहरानी ने अपने पिछले कार्यकाल में बेहतर काम किया और जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाया। जय झूलेलाल। पहले तो मैं सर्व सिंधी समाज का, अपने बड़ों का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनका आशीर्वाद मुझे 2 साल पहले मिला था, जो मैंने इन सब के सहयोग से सफलतापूर्वक निर्वाह किया। आज सबका आशीर्वाद मिला, बड़ों का, युवाओं का साथ मिला। इन्होंने जो मुझ पे भरोसा करके मुझे 2 साल का अध्यक्ष फिर से नियुक्त किया है, इसके लिए मैं इन सभी का धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी का साथ मुझे आगे भी मिलता रहेगा और आप सबके सहयोग से आपने जो जिम्मेदारी दी है, कोशिश करूँगा कि पहले से भी बहुत अच्छे से कार्य करके समाज को एकजुटता में रखते हुए सिंधी युवक समिति भगवान झूलेलाल की शोभा यात्रा, जो कि हर वर्ष सिटीजन के दिन निकालती है, उसमें बहुत धूमधाम से कार्य करें। खुशी का विषय है 2024 से 2026 तक हमारे सिंधी समाज के लाडले युवा को मनीष लोहरानी को जो जिम्मेदारी दी थी, उसे अच्छे से निभा के आज पूरे 2 साल का सिंधी युवक समिति के 2024 से लेकर 2026 तक का पूरा आय व्यय का ब्यौरा बिलासपुर की समस्त पूज्य सिंधी पंचायतें, पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत बिलासपुर के समक्ष एवं सिंधी युवक समिति के समस्त सदस्यों के बीच रखा।
उस हर्ष ध्वनि से उनका स्वागत किया गया। हिसाब से उसने इस्तीफा हमको सौंपा। क्योंकि सिंधी युवक समिति में सालों से परंपरा है कि कभी भी चुनाव नहीं होता, जो संरक्षक महोदय हैं उन्हीं लोग चुनाव संपन्न करवाते हैं। आज संरक्षक ने सबसे एक एक से सलाह मुशवरा करके सब ने एक ध्वनि से हाथ ऊपर करके हम लोग को पावर दिया और हमने संरक्षक के नाते मनीष लावरानी को पुनः 2 साल 2026 से लेकर 2028 तक के लिए सिंधी युवक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। साथ ही इनको जिम्मेदारी दी कि पूरे बिलासपुर के सिंधी समाज, चाहे वो हमारे आदरणीय हो, पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत हो, पूज्य सिंधी वार्ड पंचायतें हो, सिंधी युवा विंग हो, महिला विंग हो, समितियां हो, सबको साथ लेकर एकजुट में एक सूत्र में बांधकर बिलासपुर के सिंधी समाज को एक नई ऊंचाई तक लेके जाए। उसके लिए हमने मनीष लावरानी को अध्यक्ष नियुक्त करके उनको आशीर्वाद दिया है। आज हमारे नवयुवक समिति के अध्यक्ष आदरणीय मनीष लावरानी जी ने अपने पिछले 2 साल के आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया। उनका जो आय व्यय का ब्यौरा है वह हमारे नवयुवक समिति के सम्माननीय अमर बजाज जी ने किया। इस समय आज के बैठक में नवयुवक समिति के महामंत्री आदरणीय अमित संतानी जी, संरक्षक कैलाश मलगानी, मनोहर खटवानी और उनकी पूरी टीम यहाँ उपस्थित थी। इसके साथ ही हमारे बिलासपुर के जो वार्ड पंचायतें हैं उनके अध्यक्ष, सेंट्रल पंचायत के प्रतिनिधि एवं अन्य संस्थाओं के सम्मानीय लोग उपस्थित हुए। उनके सामने में श्री मनीष लावरानी जी ने जो अपने पिछला जो 2 साल का कार्यकाल था बहुत ही शानदार रहा। समाज को एक साथ लेकर के एकजुटता के साथ वो आगे बढ़े और मुझे बहुत ही यह खुशी की बात है कि पूरी नवयुवक समिति की टीम ने उन्हें आगामी 2 वर्षों के लिए पुनः अध्यक्ष बनाकर इस सम्माननीय पद पर पुनः नियुक्त किया है। मेरी ओर से एवं पूरे समाज की ओर से मैं मनीष लावरानी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और यही उनसे आशा करता हूं कि उनके नेतृत्व में पूरा समाज हमारा एकजुट होगा और जो नवयुवक समिति है वो और ऊर्जा के साथ सभी के साथ मिलजुल करके एक नए आयाम प्राप्त करेगी। यही हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जगदलपुर हरियाली अमावस्या के पावन अवसर पर बस्तर के विश्व प्रसिद्ध दशहरा पर्व का विधिवत आगाज हो गया। बस्तर के आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर परिसर में पूरे विधि विधान और परंपरागत रीति रिवाजों के साथ पाठ जात्रा रस्म संपन्न की गई। इसी के साथ ऐतिहासिक बस्तर दशहरे की तैयारियां भी शुरू हो गई। पाठ जात्रा बस्तर दशहरा पर्व की पहली और महत्वपूर्ण रस्म मानी जाती है। इस अवसर पर दशहरे के लिए तैयार किए जाने वाले रथ निर्माण में उपयोग होने वाली पहली लकड़ी की विधिवत पूजा की जाती है। परंपरा के अनुसार हर वर्ष हरियाली अमावस्या के दिन समाज प्रमुखों और रथ निर्माण से जुड़े कारीगरों की मौजूदगी में पूजा विधान संपन्न किया जाता है। यहाँ आज जो पाटा यात्रा हो रहा है, इसमें की पाटा यात्रा में मां दंतेश्वरी का आज ही से ही 75 दिन चलने वाला दशहरा का परंपरा शुरुआत किया जाता है। इस लकड़ी को कुरलू कोटला की नाम से भी जाना जाता है कि आज ही हम लोग आशीर्वाद मांगते हैं कि पूरी देवी देवता का इस साल अपना बस्तर दशहरा जो 75 दिन से चलने वाला अच्छा से अच्छा चले और मां दंतेश्वरी की कृपा से बस्तर संभाग के पूरे नागरिक आएंगे, उनको भी कुछ प्रकार का भी देना वादा नुकसानी मत कि हमारे आज इसमें जो पूजा किए हैं, एक मुर्गी का अंडा और मंगरी मछली का पूजा किया जाता है और एक बकरा भी दिया जाता है। एक परंपरा से चलती ही आ रहा है। जब से बस्तर दशहरा शुरुआत हुआ उस समय से फर्स्ट पूजा विधि विधान पाटा यात्रा और हरियाली अमावस्या के दिन ही किया जाता है। पहले आपने क्या फर्क देख रहे हैं? पहले में तो हम लोग छोटे छोटे थे, सियान लोग बता रहे थे कि पहले गांव से बकरा चावल लाते थे और उसी को जमा करके बस्तर दशहरा को चलाते थे। अब क्या शासन लिया तो जब शासन की तरफ से पूरा व्यवस्था कर रहा है इसके माध्यम से
अभी जो गांव वाले बोलने से तो जब बोलते हैं कि कहीं जो कि प्रशासन कर रहा है तो हम लोग कहाँ से बकरा और चावल ले जाएंगे भाई, हम बोल के ऐसे बोल रहे हैं। क्योंकि मेरा परगना में 84 गांव आता है, तो मैं हर गांव से पटेलिया सरपंच के पास जाता हूँ और हम लोग का जो परगना सोनावाल का रस्सी लाते हैं, जो 8 चक्का बस्तर पूजा दिन 150 हाथ का हम लोग रस्सी खुद बनाते हैं और बांध देते हैं। उसी पहले से नहीं है, मैं तो इस रस्सी के लिए बोला भी था, गांव से रस्सी नहीं मिल रहा है, फॉरेस्ट वाले काटे रस्सी नहीं मिल रहा है बोल के मैं आवेदन भी दिया था कि ये हम लोग को बोले साहब लोग कि आप जो नियम है देवी साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको रस्सी लाना जरूरी है, इसलिए हम लोग मना नहीं कर सकते, आदेश नहीं दे सकते कि परंपरा से जब से बस्तर 82 दशहरा चालू हुआ तब से आपका ये काम, इसमें सभी मांझी को अलग अलग रसूम बांट दिया गया है कि कोई मांझी का सीढ़िया लाना, किसी को जोगी लाना है बिठाना, तो अलग अलग परगन का अलग अलग रसूम पहले से बंटवारा किया गया है। वही रसूम को लेकर हम लोग हमारे दादा परदादा से बनते आ रहे हैं, हम लोग को कोई चुनाव नहीं होता है, कुछ नहीं, हम लोग पीढ़ी दर से करते आ रहे हैं। जी, जो हमारा विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा है 75 दिन से इस त्यौहार का जो शुभारंभ आज पाठ यात्रा के इस विधि से हो गया है और पूरे पारंपरिक तरीके से सभी समाजों को साथ लेते हुए पूरे अनुष्ठान जिस प्रकार से किए जाते हैं उस प्रकार से किया गया है और हमें उम्मीद है कि इस बार भी उतनी हर्ष और उल्लास के साथ और सभी समाजों के सहयोग के साथ हम एक हमारा विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा को मनाएंगे। देखिए, आज बस्तर दशहरा जो कि 75 दिवस का दुनिया में इकलौता अपने प्रकार का दशहरा है, उसकी विधिवत पूजन के साथ शुरुआत हुई। पाठ यात्रा का मतलब ये है, पाठ यानी काष्ठ और यात्रा माने अनुष्ठान या धार्मिक यात्रा कह सकते हैं। तो पाठ यात्रा एक विशेष प्रकार के जंगल से विशेष प्रकार की लकड़ी, सरी लकड़ी को काट कर और माँ वन देवी की पूजा करके उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए उस काष्ठ को काटा जाता है और यहाँ पर आकर वो थुरलू खोटला के रूप में जाना जाता है। थुरलू खोटला की विधिवत रूप से उनको मोंगरी मछली के द्वारा, मतलब मोंगरी मछली उन पर चढ़ाई जाती है, बकरा चढ़ाया जाता है, अंडा चढ़ाया जाता है, नारियल और विधि विधान से उनकी पूजा सभी प्रकार से शाश्वत ढंग से, सनातन ढंग से होती है। और उसके पश्चात यही लकड़ी और औजारों की भी पूजा होती है, जिन औजारों से बड़ा रथ, जो भव्य रथ बनेगा, उन औजारों की भी पूजा। और इसमें इस लकड़ी का कुछ भाग औजारों के रूप में भी काटा जाता है, कुछ भाग रथ के साथ जोड़ दिया जाता है। यही थुरलू खोटला आगे चलकर एक भव्य रथ के रूप में परिणित हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि जो बस्तर की जो का दशहरा है, बस्तर की आस्था, बस्तर का प्रकृति प्रेम, बस्तर की देवी की महिमा, मतलब माँ दंतेश्वरी जी की महिमा, उनका पूजन, बस्तर का जो सामाजिक समरसता का एक बड़ा उद्देश्य इस पूजा के पीछे छुपा हुआ है, वो है प्रकृति प्रेम है। इन सारे विचारों को लेकर पाठ यात्रा से यह यात्रा शुरू हुई है। 75 दिनों की यह जो पूजन का है कार्यक्रम संपन्न होगा। देश विदेश से दुनिया भर के पर्यटक यहाँ पे आते हैं और पूरे हमारी जो आदिवासी संस्कृति है आज यहाँ पे जगदलपुर शहर में देखने को मिलती है। पूरे बस्तर संभाग के देवी देवियां का यहाँ पे आगमन होता है। काचिन, गुड़ी, डेरी, गड़ाई, भीतर रहनी, बाहर रहनी, मुरिया दरबार, ऐसे कई प्रकार के पूजन होने के बाद यह दशहरा आखिर 75 दिवस के बाद अपने समापन पर पहुंचता है। बिलासपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर तैयारियां अब अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। पुलिस परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल पूरी कर ली गई। रिहर्सल के दौरान ध्वजारोहण, परेड, सलामी, हर्ष फायर और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अंतिम अभ्यास किया गया। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पूरी व्यवस्था का जायजा लिया। फाइनल रिहर्सल में पुलिस, एनसीसी और स्कूली छात्र छात्राओं की टुकड़ियों ने पूरे उत्साह और अनुशासन के साथ हिस्सा लिया। जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल ने मुख्य अतिथि की भूमिका निभाते हुए ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस दौरान परेड की हर गतिविधि का बारीकी से अभ्यास किया गया। कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसपी रजनीश सिंह ने मौके पर पहुंचकर समारोह की तैयारियों का निरीक्षण किया। कभी माओवादियों के गढ़ माने जाने वाले छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके के 92 गाँव में आजादी के बाद पहली बार 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जाएगा। इसमें बीजापुर जिले के 33, सुकमा के 50 और नारायणपुर के 9 गांव शामिल है। पहले इन इलाकों में नक्सलियों का प्रभाव था, लेकिन नक्सलवाद खत्म होने के बाद यहां पहली बार तिरंगा फहराया जाएगा। इस बात की जानकारी राज्य के उप मुख्यमंत्री ने की है। अरुण साव ने कहा कि 31 मार्च को राज्य में हथियार बंद माओवादियों के सफाई के बाद यह पहला राष्ट्रीय त्योहार होगा। उन्होंने कहा 15 अगस्त को बस्तर में ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां तिरंगा नहीं फहराया जाएगा और जहां भारत का संविधान लागू न हो।
उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय त्योहार नागरिकों में देशभक्ति की भावना जगाते हैं और सरकार राष्ट्रवाद की इस भावना को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए पूरे बस्तर में एक अभूतपूर्व अभियान चला रही है। निश्चित रूप से 90 ऐसे गांव आइडेंटिफाई हुए हैं जिनमें अब तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा है नक्सलवाद के कारण। अब उन सभी गांवों में न केवल घर घर तिरंगा लगेगा वरन तिरंगा झंडा फहराए भी जाएंगे। तो ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी बात है और हम सब के लिए गर्व और गौरव का विषय है कि उन गांवों में भी अब राष्ट्रीय ध्वज फहरेगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।